और जितनी भी थ्योरम्स होती हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होती हैं, बट उसमें हम एसी एनालिसिस में वी डू द impedance modeling, and in that impedance modeling basically we replace the circuit components like capacitor, inductor with the impedance model with the impedances. So ये बहुत इफेक्टिव होती है impedance modeling AC एनालिसिस में। तो सिमिलरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं V नॉट ओवर Vi, यानी आउटपुट ओवर इनपुट की, ये मैक्सिमम 1 हो सकती है किसी भी सर्किट के लिए, अगर वो एम्पलीफायर नहीं है, और अगर वो एटेन्यूएटर है तो ये 1 से हमेशा कम होगी। एक और चीज, और जनरली ज्यादातर सर्किट्स जो है एटेन्यूएटर ही होते हैं, बेस्ट केस में 1 होती है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझना है कि और बाकी एटेन्यूएटर और एम्पलीफायर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द बेसिक प्रिलिमिनरीज व्हिच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिजाइनिंग ऑफ द पैसिव फिल्टर्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक फिल्टर। एंड हाँ, बैंड रिजेक्ट फिल्टर रह गया। बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बैंड होगा, इसके बीच में पास नहीं करेगा। मान लीजिए FL है, ये FH है, बाकी सब पास करेगा, ठीक है। तो इसका डिजाइन कुछ कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिल जाता है, विच इज आल्सो करेक्ट लाइक दिस, यानी कि इस बैंड के अंदर में पास नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी रेंजेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बीच में इतनी से इतनी, आपने सुना कितना फ्रीक्वेंसी बैंड है, फोन का फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है, आपका टीवी का होता है, तो वो चीज आपको समझनी है। जब अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सी डिवाइस कितनी फ्रीक्वेंसीज पे यानी पे वर्क करेगी, एफिशिएंटली वर्क करेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड और बैंडविड्थ जो होती है, ये बेसिकली ये डिफाइन करती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपकी डिवाइस जो है जिस काम के लिए डिजाइन की गई है वो काम प्रॉपर आपको करके देगी। तो ये बहुत साधारण शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या होती है, यानी बैंडविड्थ ऑफ एनी डिवाइस क्या होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इतनी फ्रीक्वेंसीज के को अगर ये आसानी से पास करता है और इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट कर देता है, तब ये हमारा फिल्टर जो है जीरो से लेके FH, यानी जीरो से लेके FH यानी FH माइनस जीरो, यानी ये इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ये फिल्टर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये इसकी बैंडविड्थ कहलाती है। और बाकी इसकी एक स्ट्रिक्ट और प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है, जो कि हम आगे ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे कि 3 dB फ्रीक्वेंसी वाली डेफिनेशन वो भी होती है। तो बेसिकली अभी एक साथ आपके ऊपर बहुत सारी कंसेप्ट्स को अगर मैं बता दूंगा तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और मिक्सचर हो जाएगा क्लियरली। तो इसलिए मुद्दे की चीज अभी आप बस ये समझिए कि फिल्टर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क्स, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, और क्यों करनी पड़ती है सेलेक्ट, क्योंकि जो इनपुट आ रही है वो हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं होती है, उसमें हमेशा कुछ स्प्यूरियस सिग्नल्स, नॉइसेस, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, कुछ ना कुछ उसके अंदर लगा रहता है। तो उसको हटाने के लिए जो सर्किट्स का हम यूज करते हैं, दोज आर द फिल्टर्स। ओके, और यहाँ पे अगर हमने फिल्टर्स को क्लासिफाई किया, एक्टिव फिल्टर्स, पैसिव फिल्टर्स, इवन फर्स्ट वी हैव क्लासिफाइड एज एनालॉग फिल्टर, डिजिटल फिल्टर्स। बट राइट नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब ये जो पैसिव फिल्टर्स हैं ये 4 तरीके के हैं। LPF एनालॉग फिल्टर्स बेसिकली, तो आपका ये जो है पैसिव फिल्टर, लो पास फिल्टर, अब इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, FL से हाई फ्रीक्वेंसी तक, यानी सारी हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। तो वैसे तो इसकी इन्फिनिटी ही होनी चाहिए थ्योरेटिकली, बट आपको पता है इन्फिनिटी ऐसी कोई चीज होती नहीं है, इतना इतना। हाँ, एक बहुत हाई होगी, हम बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बहुत, अब वो कितनी होगी वो डिवाइस पे डिपेंड करेगा। ऐसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो जाएगी, FL FH से FL तक, FL से FH तक। ऐसे यहाँ पे 0 से FL तक पास करेगा और FH से हाई फ्रीक्वेंसी तक। तो ये आपको समझना है, दिस इज द बैंड रिजेक्ट फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर, यानी 0 से FF तक पास करेगा, 0 से F तक अच्छी आउटपुट हाई है, यानी आउटपुट की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी, जिन फ्रीक्वेंसी इन दोनों, इस फ्रीक्वेंसी के बीच में हाई है और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में हाई है, यहाँ पे बहुत लो है, यानी इनको पास नहीं कर रहा।
और ऐसे यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के बीच में हाई है, यानी कि इससे यहाँ तक पूरा रोक रहा है, यहाँ तक पूरा रोक दे रहा है, आगे खाली इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज में पास कर रहा है, ऐसे ही ये हाई पास फिल्टर है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिल्टर्स एंड नाउ excuse me. In order to understand the designing of filters, first we will try to understand the frequency response of the basic components. We have three basic components. Excuse me. In order to understand the designing of the filter, first we need to understand the frequency response of the बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ओके, तो बेसिक यहाँ पे तीन बेसिक एलिमेंट्स का हम यूज करेंगे, आर, एल एंड सी। तो चलिए एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल डिजाइन सम फिल्टर्स। तो यहाँ पे दिस इज द ओमेगा एंड दिस इज द impedance Z omega. Why I am saying Z omega? Because the impedance, we are talking about the impedance modeling and we are talking about the dependence of the impedance on the frequency, and here on this axis I have omega. Omega को और आप अच्छे से समझ सकते हैं 2 pi f, ये तो रेडियन पर सेकंड में होती है, and this is the 2 pi f, ये होती है हर्ट्ज में आपकी। तो ये वही पुराना ओमेगा है जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, और ये 2 पाई है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके रजिस्टर के लिए। रजिस्टर सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है। तो रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर के अगर हम लें चलिए रजिस्टर की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए रजिस्टर है और इसके लिए हम जेड ओमेगा ढूंढ रहे हैं। तो अगर एक रजिस्टर के लिए जेड ओमेगा देखें तो रजिस्टर की बेसिकली अगर हम बात करें फॉर जनरल पर्पज एनालिसिस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, for our most of the analysis register is not dependent on the frequency. We know that register का frequency के साथ कोई relationship ही नहीं है, depend ही नहीं करता कि input signal की frequency क्या है। तो register का जो impedance है या resistance है वो depend ही नहीं करता। तो basically जो भी resistance की constant value होगी वो यहाँ पे आएगी, यानी for all the frequencies, मान लीजिए यहाँ पे constant value है, for all the frequencies the value will be constant. So this curve is for register. तो ये रजिस्टर है आपका। तो रजिस्टर पे कोई, लेकिन देखिए आगे चल के आप नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जब इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, तब आप ये जानेंगे कि रजिस्टर भी एग्जैक्टली एक रजिस्टर की तरह नहीं होता है। इसके अंदर अपनी कैपेसिटेंस होती है। अगर हम मॉडलिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि इसमें पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस भी होती है और सीरीज में इसकी इंडक्टेंस भी होती है। तो कुछ इस तरीके की मॉडलिंग करते हैं बहुत प्रिसाइज रजिस्टर्स के लिए, तो वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। बट राइट नाउ फॉर ऑल आवर एनालिसिस वी नो दैट विद द previous knowledge we can say that register does not depend upon the frequency। ये बहुत प्रिसाइज केस की बात कर रहे हैं जब हमें बहुत प्रिसीजन मेजरमेंट करना है या प्रिसीजन वर्क करना है, तब रजिस्टर का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी होती है और मॉडलिंग करते हैं वो बहुत। और एंड व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि मोस्टली नेग्लिजिबल होती है। तो हम जो, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द approximation and proportionality. So we need to understand the approximations, और अगर हमें approximations और proportionalities को समझ सकते हैं then definitely we can thrive in the electrical engineering. So this Z omega and R. So what we need to understand कि ये जो R है ये constant है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की कि अगर हम देखें Z omega for इंडक्टर, इंडक्टर है तो इंडक्टर का हमें पता है कि जेड ओमेगा बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जे ओमेगा एल पे। और मॉड ऑफ जेड ओमेगा अगर आप निकालेंगे, ये मॉड है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द
मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मॉड ऑफ ओमेगा एल, तो बेसिकली अब आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा एल यानी कि जो वेरिएबल है, यानी कि ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या, ये क्या है आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, अगर y ये किस फॉर्म में आता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y, और ये क्या है x, और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ये क्या है y इक्वल टू mx, यानी l जो है इसका स्लोप है। यानी ये एक लाइन है जो कि आपका ओरिजिन से पास हो रही है, एक लाइन जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये इस तरीके का कर्व बनाता है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे कंपोनेंट की। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर्स, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द बेसिक एलिमेंट्री कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर, एल एंड सी। तो उन तीनों का हमें जब समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर समझ पाएंगे। बिकॉज फिल्टर क्या है, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि किन फ्रीक्वेंसीज को पास करना है और किन फ्रीक्वेंसीज को एटीन्यूएट करना है। तो अगर वो डिसाइड, तो पहले और हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि फिल्टर्स जो है वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एल एंड सी। आर, एल, सी को मिला के बनाते हैं, कई बार आर लेते हैं, एल ले लेते हैं, फिर आर, सी ले लेते हैं, कई बार तीनों ले लेते हैं। तो वो हम देखेंगे अभी आगे किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली ये जो फिल्टर्स हैं आपके आर, एल और सी से मिलके बनते हैं। तो फिल्टर्स को समझने के लिए हमें आर, एल और सी का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स समझना होगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, जेड ओमेगा, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है, जेड ओमेगा। कैपेसिटर किस तरीके से डिपेंड करता है इम्पीडेंस, 1/j ओमेगा सी। तो ये जेड है, इसको जी भी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, बट हम जेड ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली समझ में आना चाहिए इम्पीडेंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हाँ, आपको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में वर्ड से समझ में आना चाहिए कि ये जेड है तो डेफिनेटली इम्पीडेंस होगा, वाई है तो एडमिटेंस होगा। तो वो सारी चीजें आप जानते हो, आप मुझसे अच्छे से जानते हो, आप ईसीएम पढ़ रहे हो डीपली, तो मुझे सारी चीजें आपको पता है। तो जेड ओमेगा वन, देखिए ये सब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये सब आपको पता है, ठीक है। इसमें आप अगर नहीं पता तो समस्या है, फिर पढ़िए जाके अपने सब्जेक्ट को दोबारा। तो जेड ओमेगा, अब यहाँ पे मॉड ऑफ जेड ओमेगा निकालते हैं हम, ये क्या हो गया, 1/ओमेगा सी। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये 1/ओमेगा सी हो गया। हाँ, तो 1/ओमेगा सी आपका आ गया। अब इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, तो ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए ये y है, और ये क्या है 1/x है ये, तो ये c हो गया, c। अब इसको इधर ले जाएं, तो एक्स वाई इक्वल टू 1/सी, और वन और सी की कुछ वैल्यू होगी, एक मान लीजिए 1 माइक्रोफैरड है, तो ऊपर कुछ कांस्टेंट आ गया 1/1 यानी 10⁻⁶ आ गया ऊपर, कुछ भी है वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, ऑब्वियस सी बात है सी की। तो 10⁻⁶ यानी कि ये कांस्टेंट है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कौन सा कर्व होता है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू सी। ये एक बड़ा सा एक्स वाई सम कांस्टेंट है, यानी एक्स वाई इक्वल टू, अगर ए भी लिख दें हम, तो ये एक कर्व होता है विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी ये विद द बेसिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल करिए, थोड़ा जानिए इसके बारे में, कुछ नहीं है, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सर ने बताया था कि ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, कैसा दिखता है, एक बार जान लेते हैं, ऑनलाइन देख लीजिए, पता लग जाएगा, बस इतना ही जानना है। अब उस पे अगर आपको पीएचडी थीसिस तो नहीं करनी है आपने, उसमें बहुत बड़ा इतना इतना डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए, बेसिकली बस यहाँ पे हमें कर्व समझना है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, बेसिकली इस तरीके की फॉर्म में होता है।
So this is the rectangular hyperbola. तो ये जो टेंजेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें इनको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। तो एसिम्पटोट्स जो होती है ना वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, तो ये इसके पैरेलली चलती रहती है, तो हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में तो बोल ही देते हैं इस तरीके से, बट हमें तो बेसिकली इसके कर्व से मतलब है कि यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि लो फ्रीक्वेंसीज के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत लो है, हमें यहाँ पे क्या है, देखिए मैथमेटिकली क्या है वो हमने बना लिया। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इससे हमें क्या इंटरप्रिटेट करना है वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, कि इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्हाट वी नीड टू इंटरप्रिटेट हियर, दैट फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस इज वेरी हाई, एंड फॉर वेरी high frequency the impedance is very low, and here the case is reverse. For very low frequency the impedance is almost zero. When frequency is approaching to zero, the impedance is zero, and for very high frequency the impedance is very high, and this is constant. For r it is constant, तो r के लिए ये constant है। तो ये है आपका द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द आर एल एंड सी। अब इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को दिमाग में रखते हुए हम फिल्टर्स को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, रैंडमली मैं सर्किट्स ड्रॉ करूंगा, तो ये आपको समझना है, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये सर्किट कौन सा फिल्टर है। तो वो अभी हम जस्ट शुरू करेंगे 1 मिनट में। तो फर्स्ट लेट मी समराइज दिस characteristics. So basically, we try to find the frequency response of the basic electrical engineering components, and those are the R, L, and C. Those are the passive components. R, L और C तीनों ही passive component होते हैं। और एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और इनकेस अगर नहीं किया है देन आई विल डिस्कस इट इन सम अदर लेक्चर। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जब हम R की बात कर रहे हैं तो R जो है वो कांस्टेंट है, यानी R जो है हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। R जो यहाँ पे इसकी बात करें, दिस इज फॉर R, यानी R आपका कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। आपका R का फ्रीक्वेंसी में कोई असर नहीं पड़ता। ये अगर इनपुट 10 हर्ट्ज की है, 20 की है, 30 की है, 40 की है, 50 की है, 60 की है, व्हाटएवर इज द इनपुट, तो R आपका जैसे काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा, रजिस्टर पे कोई असर नहीं है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो जो इम्पीडेंस है, जो कि हमने डिस्कस किया इम्पीडेंस मॉडलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एसी एनालिसिस, और एसी एनालिसिस में इम्पीडेंस मॉडलिंग करते हैं हम, इम्पीडेंस मॉडलिंग का पूरा यूज करते हैं। तो जब इम्पीडेंस जब आपका हम इंडक्टर यूज करते हैं तो वो लो फ्रीक्वेंसीज पे तो बहुत लो रहता है, और फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज इट इज वेरी हाई, and for the capacitor the case is reverse, and for the low frequencies it is a low value, and for the high frequencies it is a very high. So this is about the uh, frequency response of the R, L, and C. And now we shall try to design some filters. Actually, I will use the quantitative method. Actually, the quantitative method is not in our syllabus. Okay.